नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर और आज हम खास बात करने जा रहे हैं क्योंकि लगातार लीगल रिपोर्टर का फोन आ रहा था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, इसकी पावर शक्ति क्या है, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैसे काम करता है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ईडी का इस्तेमाल कर रही है और वहीं दिल्ली के तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री समेत ईडी की गिरफ्तारी में आ गए हैं, तो उसको लेकर एक लगातार देश में चर्चा बनी हुई है। तो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हम कम से कम 4 पार्ट में वीडियो करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में आज हम समझेंगे कि कैसे ईडी क्या है, पीएमएलए क्या होता है, क्या क्षेत्राधिकार है। तो हमारे साथ डॉक्टर किसलय पांडे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर किसलय पांडे इकोनॉमिक ऑफेंस के बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और ईडी इन्फोर्समेंट साथ ही पीएमएलए को बेहतर समझते हैं। तो उन्हीं से समझेंगे कि आखिर ये कानून क्या है और ये एजेंसी कैसे काम करती है। डॉक्टर किसलय पांडे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल रिपोर्टर में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप यही बताइए, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। हम बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सीबीआई के बाद अगर किसी एजेंसी का इस 2-4 साल में बड़ा नाम आया है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। तो सबसे पहले आपका इस पर विशेष टिप्पणी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर क्या है, कैसे काम करती है डायरेक्टरेट और ये कैसे इसका हर मामले में आजकल क्षेत्राधिकार बन जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है और ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होती है, यानी कि किसी भी अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति को ट्रेस करती है, उसको रेगुलेट करती है, उसको सिस्टम से हटाती है। ये इसका मूल कारण है और इसका मूल जो उद्देश्य है, मैं ये कहूंगा, वो ईडी का होता है। अब दूसरा प्रश्न आपके दर्शकों के मस्तिष्क में आएगा कि ईडी आती कैसे है सामने। तो जब भी कोई अपराध दर्ज होता है शेड्यूल्ड ऑफेंस में, शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है? शेड्यूल्ड ऑफेंस वो कुछ कानून हैं जो ईडी को अधिकार देते हैं आगे जांच करने का। यानी पहले स्टेट पुलिस या सीबीआई या क्राइम ब्रांच पहले उन धाराओं में मुकदमा लिखेगी और उसके बाद ईडी चाहे तो उनका संज्ञान लेके जांच आगे कर सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या ये संभव है कि आप हमारे दर्शकों के लिए काल्पनिक कोई भी एक केस हिस्ट्री बना दें जिससे कि हमारे दर्शक समझ सके कि ईडी कैसे आती किसी केस में? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है और इसका मैं एक काल्पनिक उदाहरण देता हूं कि आपने बैंक से XY का अमाउंट का लोन लिया, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का लोन लिया। किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश आप वो लोन नहीं भर पाते हैं। बैंक, अगर आपके बैंक के बीच में समझौता हो गया और मैटर वहीं खत्म हो गया तो ठीक। अगर बैंक, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे वो प्राइवेट, यानी सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र का बैंक हो, अगर उसने मुकदमा दर्ज कराया कि साहब हमारा 10 लाख रुपए फला साहब ने लिया था, अब वो पैसा नहीं दे रहे हैं, गायब हो गए हैं, या झूठ बोल रहे हैं, या ये पता चला है कि उन्होंने लोन तो लिया था घर बनाने के नाम पे, पर खरीद ली उन्होंने गाड़ी, या लिया था उन्होंने बिजनेस करने के नाम पे, उन्होंने घर बना लिया। किसी भी कारणवश अगर बैंक ने मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस तो धोखाधड़ी की जांच करेगी ही करेगी, साथ ही साथ ये बड़ा ही क्लियर क्षेत्राधिकार आ गया ईडी का। अब इसमें कायदे से ये शिष्टाचार, ये नियम है कि पुलिस को ही उसकी प्रति ईडी को भेजनी पड़ती है। पुलिस ने भेजा तो ठीक, अगर बैंक भी भेज दे या ईडी को अपने सोर्सेस से भी पता चल गया कि एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उसमें 420 है और धोखाधड़ी है, प्रवंचना है, इस तरह की धाराएं हैं, तो ईडी उसमें तत्काल चाहे तो ECIR दर्ज कर सकती है। जैसे FIR होती है वैसे ही ECIR होती है, बस उसके शब्दावली में कुछ फेरबदल है, होता वो वैसा ही एक पत्र है जो ईडी दर्ज करती है। उसे दर्ज करके ईडी अपनी जांच शुरू करेगी। पहली बात, मैं जैसा कि मैंने बताया, जरूरी है कि दर्ज करें या बिना दर्ज किए भी ईडी जांच कर सकती है, जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। उसके बाद ईडी का क्षेत्राधिकार हो गया, ईडी ने आपको नोटिस दिया, नोटिस देके आपको बुलाया। अब यहां से मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। ईडी खुद आपसे पूछेगी
कि अपने बारे में आप सबूत लेकर आइए। आपके कितने शेयर्स हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, घर में कौन कौन है, उनके नाम कितनी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी क्या क्या असेट्स हैं, और आपसे आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट ईडी मांगती है, वो आपको देना पड़ेगा, वो कानून है। अब इसमें समस्या, अगर आपने झूठ बोला तो फंसे, और सच बोला और गलती है तो फिर तो आप जा ही रहे हैं। तो ईडी का इतना व्यापक क्षेत्राधिकार है कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप सीधा चलें। अब उसके बाद ईडी, अगर आपकी वो 10, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 10 लाख रुपए से अगर आपने बैंक के पैसे से घर खरीद लिया है या गाड़ी खरीद ली है या कोई भी काम किया है, तो ईडी के पास ये निर्विरोध अधिकार है कि वो आपकी उस संपत्ति को जब्त कर ले, और अगर ईडी को दौराने जांच कुछ और भी मिलता है, कुछ और भी उनको नजर आता है, तो उसको भी सीज कर सकते हैं, उसको भी वो जब्त कर सकते हैं, और जब्त करके अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो आपने एजेंसी के बारे में बता दिया। एजेंसी, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें विप्लव, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एफआईआर ही हो, कोई इंक्वायरी भी हो सकती है। मसलन अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल की बैंक ने और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ इंक्वायरी रजिस्टर हुई है, तो ईडी को अधिकार है कि वो उस इंक्वायरी का भी संज्ञान लेके अपना मुकदमा और अपनी प्रोसीडिंग आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, कोई प्रोसीडिंग होनी चाहिए, चाहे वो कंप्लेंट हो, चाहे वो इंक्वायरी हो, चाहे वो एफआईआर हो। ईडी का क्षेत्राधिकार आ गया, ईडी का क्षेत्राधिकार आ जाएगा। यानी कि पहले से आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है और उसके बाद उसी को, जैसा कि शेड्यूल ऑफेंस की इन्होंने बात करी, देखिए ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो कि ऑफेंस यानी कि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करती है। और पीएमएलए एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जैसा कि थोड़ी देर में ही हम सर से भी पूछेंगे, किसले सर से, कि आखिर पीएमएलए पूरा है क्या, कैसे ईडी उसके अंतर्गत, उसी में एक शेड्यूल ऑफेंस दिए हैं। अब ये शेड्यूल ऑफेंस क्या होते हैं? शेड्यूल ऑफेंस ये होते हैं जो इंडियन पीनल कोड या अन्य जो कानून बने हैं उसके अंतर्गत किसी भी मामले में आप पे अगर कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई की जद में पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस भी बनता है, तो ईडी आ जाएगी। यही सर बताने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर किसले पांडे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसके अंतर्गत ईडी कार्रवाई करती है, क्या मोटा मोटा आप हमारे दर्शकों को बता सकेंगे ये कानून क्या है? देखिए, 2002 का आया हुआ कानून है जिसमें समय समय पर बदलाव आते रहे, और उसमें काफी व्यापक बदलाव आया जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल में कुछ विशेष निर्देश दिए। अब इसमें पहले ईडी को किसी प्रेडिकेट ऑफेंस की जरूरत नहीं थी। प्रेडिकेट ऑफेंस का मतलब होता है वो मूल अपराध जिसके बिहाफ पे, जैसा कि आपने बताया कि शेड्यूल ऑफेंस में एफआईआर या कंप्लेंट या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होना जरूरी है, चाहे वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही क्यों ना हो। तो पहले ईडी इसे उतना नहीं मानती थी, वो प्रोसीड कर जाती थी, उसे डायरेक्ट भी वो प्रोसीड कर जाती थी। पर विजय मदन लाल चौधरी के बाद यह चीज स्पष्ट कर दी गई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कि कोई ना कोई आपके एफआईआर, आपके ईसीआईआर दर्ज करने के लिए कोई बेसिस होना जरूरी है। अच्छा, अब इसमें जो पीएमएलए, इसमें सारी प्रोसेसिंग दी हुई है, सारी प्रोसीडिंग दी हुई है, किस किस तरह से कैसे कैसे इसका तरीका होगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का, इंक्वायरी करने का, प्रॉपर्टी को सीज करने का, उसको रिलीज करने का, और किस तरह से इसमें चार्जशीट पेश होगी, ये सारा का सारा पीएमएलए इनका अपना खुद का एक पूरा का पूरा सेपरेट लॉ इनैक्ट करके दे दिया गया ईडी को कि आप इसके हिसाब से प्रोसीड करेंगे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 45 बेल का। चाहे बेल की बात कर लें या सेक्शन 3 की बात कर लें या सेक्शन 27 की बात कर लें, सेक्शन 17 की बात कर लें, तो ये सारे प्रावधान बताते हैं किस किस तरह से ईडी आगे बढ़ेगी इस केस में और क्या क्या बेंचमार्क हैं जो ईडी को जस्टिफाई करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। विजय मदन लाल चौधरी जिसका सर जिक्र कर रहे हैं किसले सर, ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट था 2022 का, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें
बहुत बड़े बड़े कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकील पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस करी, पीएमएलए के तमाम कानूनों को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया उसमें कहा कि ये कानून अपने आप में परफेक्ट है और जो 2 ट्विन कंडीशन है बेल के लिए वो भी जस्टिफाई है। हम उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन किसले सर मुझे ये बताइए कि ईडी की इस तरह की कार्रवाई को लेकर, चूंकि हम आज पार्ट 1 में, आप जैसा कि हमने शुरुआती दौर में कहा कि ये पार्ट 1 की तरह हम वीडियो करेंगे, तो इस ईडी की कार्रवाई को लेकर इतने सवाल क्यों लगातार खड़े हो रहे हैं? नंबर 1, क्या कार्रवाई ईडी की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, चाहे वो सीजर हो, चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे बेल हो, इतना विवाद हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने तो उसे हरी झंडी दिखा दी पीएमएलए को। अब सवाल ये है कि इतने लगातार विवाद ईडी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं लगातार? देखिए, विवाद उठना एक राजनीतिक विषय है, उस पे हमारा कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं और उचित भी नहीं कि उस पे मैं कमेंट करूं, पर इतना जरूर है कि जब अल्टीमेटली कोर्ट्स, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट ऑफ लॉ ओपन है, आप जाके वहां पे अपने अपने ऑब्जेक्शन को उठाइए। बट मीडिया के गलियारों में ऑब्जेक्शन उठाना और उस पे हमारा और आपका टिप्पणी करना, वो कितना उचित रहेगा वो मीमांसा का विषय है। पर जब तक ईडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को या पीएमएलए के जो 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 मैंडेट्स हैं, उसके जो लॉ है फॉलो कर रही हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आवाज उठाना है या जिसको विरोध करना, वो विरोध करता रहेगा। ठीक है, ठीक है। और आज तक कौन सी ऐसी जांच है जिसका विरोध ना हुआ हो? चाहे पुलिस जांच करे, चाहे सीबीआई जांच करे, चाहे ईडी जांच करे, कोई भी, तो जो असंतुष्ट पक्ष होता है वो आवाज उठाता है। बट उसका तरीका यह है कि आप कोर्ट में जाके आवाज उठाएं, आप कोर्ट को संतुष्ट करें कि किस तरह से ये कार्रवाई है वो गैर कानूनी है या अवांछित कार्रवाई है, ना कि पब्लिकली आप उसको क्रिटिसाइज करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किसले पांडे सर, आपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और पीएमएलए को बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छी जानकारी दी, जो हमारे दर्शक समझना चाहेंगे ईडी क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, वो निश्चित रूप से आपके इस वीडियो से समझेंगे। ये पार्ट 1 हमने वीडियो बनाया था और पार्ट 2 में हम बेल पे बात करेंगे, ईडी के केस में यानी कि पीएमएलए के केस में जमानत कैसे लें, क्योंकि जमानत ही एक ऐसी चीज है जिसको लेकर बड़े विवाद खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल अगले वीडियो में हम डॉक्टर केसराय पांडे से इस पर बेहद बड़ी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।